अच्छा जी, अगला हमारा टॉपिक आ जाता है बच्चे। ये जो आप लोगों ने पढ़ा ना, बांड होता क्या है, फिर आपने बात पढ़ी कि बांड बनता कैसे, फिर हमने बात की कि एटम बांड बनाते क्यों है। उसमें आप लोगों ने एक रूल पढ़ा था, ऑक्टेट रूल। अब सेकंड बेटा हमारे पास रूल आता है डुप्लेट रूल। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। तो कुछ एटम ऐसे होते हैं, जैसे लिथियम की बात की गई थी, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो अपने आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन भी हों तो वो स्टेबल हो जाते हैं। कैसे हमने बात की थी, जैसे सोडियम सॉरी हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो भी स्टेबल होता है। हीलियम भी 2 रख सकता है, और लिथियम भी हमारे पास 2 ही रखता होता है। बेरिलियम भी हमारे पास 2 ही रख लेता होता है कभी कभार। हाँ, रख लेता होता है 2 कभी कभार। ठीक है, तो अब ऐसे एटम जिन जो अपने आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन रख कर भी खुद को स्टेबल कर लें, उसको बेटा बोलते होते हैं डुप्लेट रूल। ठीक है, लेकिन हमारा जो टॉपिक मेन है दैट इज़ एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब आपने पढ़ा बॉन्ड है क्या, फिर पढ़ा बॉन्ड बनता कैसे, फिर आपने पढ़ा बॉन्ड क्यों बनता है। अब बात करते हैं जब बॉन्ड बनता है तो उस वक्त एनर्जी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। एनर्जी चेंज क्या होता है हमारे पास जब बॉन्ड बनता है। तो सिंपल जो बुक में टॉपिक है दैट इज़ एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जब बॉन्ड बनता है तो उस वक्त एनर्जी रिलीज़ होती है, रिक्वायर्ड होती है, क्या चेंज आता है एनर्जी के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो सिंपल ना आप लोगों ने एक बात तो पढ़ी कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। इसलिए बनाता है कि वो अपने आउटर मोशन को कंप्लीट कर ले, इसलिए वो बॉन्ड बनाता होता है। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है ना केमिकल बॉन्डिंग की, अब आगे हम पढ़ेंगे भी इन चीज़ों को, वो कहती है कि जो एटम बॉन्ड बनाते होते हैं लाजमी है कि एक तो वो आउटर मोशन को कंप्लीट करते हैं, दूसरी ये बात कि जब बॉन्ड बनता है ना तो उस वक्त एटम की एनर्जी काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है। पास में आइए, अभी हम डिस्कस करेंगे, इस बात को प्रूव करेंगे कि जो बॉन्ड बनता है उस प्रोसेस में एनर्जी डिक्रीज़ काफ़ी हो जाती है एटम्स की। तो लेस एनर्जी भी तो स्टेबिलिटी की एक एग्जांपल आ जाती है कि जब कुछ एटम्स जब उनके पास एनर्जी कम हो तो हम बोलते हैं कि वो स्टेबल एटम है, वो इतने फुदक नहीं रहे, आराम से बैठे हुए हो। ठीक है, तो एक ये फिनोमेना भी होता है, मॉडर्न थ्योरी कहती है केमिकल बॉन्डिंग की, कि बैट एटम का बॉन्ड बनाने की ये रीज़न भी होती है कि वो अपनी एनर्जी को कम कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हमारी मैम है वो भी कहती है बचपन से तो मुझे याद आ गया, 9 से आप लोग पढ़ रहे हो कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब एटम्स की एनर्जी कम हो जाती है। तो एनर्जी भी यहाँ पर काफ़ी रोल प्ले करती है एटम की केमिकली कम्बिनेशन की काज की। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे एनर्जी कैसे फ़र्क पड़ती है, क्योंकि टॉपिक नाम ही है एनर्जी चेंज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं सिंपलेस्ट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अच्छा जी, जब एक हाइड्रोजन एटम, मैं यहाँ पर दोनों के एटम्स को शो कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के करीब जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि इसके पास लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन है सराउंडिंग शेल में। ठीक है, जब ये एटम बेटा एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा, बात समझनी है आप लोगों ने। एनर्जी की मैं बात करता हूँ, जब एटम दूसरे के करीब आएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके क्लाउड को रिपेल करेगा, इसका न्यूक्लियस उसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, मतलब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस पैदा होंगी। ऐसी बात है ना, दोनों का क्लाउड सामने है, न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस पैदा होंगी। इसके अलावा एक और फोर्स भी तो पैदा होगी ना, कौन सी, अट्रैक्टिव फोर्स। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इनको और करीब ले आते हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेस जो होंगी ना वो एक कभी रिपल्सिव फोर्सेस भी यहाँ पर होंगी, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, होगा ना। जब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर एक तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, रिपल्शन होगी यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। यहाँ पे जो रिपल्शन होगी वो तो दोनों एटम्स की एनर्जी को और बढ़ा देगी, दोनों एटम को दूर धकेलने की कोशिश करेगी, मतलब उनकी एनर्जी बढ़ाएगी। लेकिन जो दूसरी फोर्सेज होंगी अट्रैक्टिव फोर्सेज, ये पॉजिटिव चार्जेस के क्लाउड को तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको बोलेंगे, होता है नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होती है, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेज भी पैदा होंगी, तो ये तो उसकी एनर्जी को कम करेंगे, होगा ना। एटम्स होंगे जब फ्रीली मूव कर रहे होंगे उनकी एनर्जी और होगी, लेकिन जब एक दूसरे को खींच रहे होंगे उनकी एनर्जी वहाँ पर डिक्रीज हो रही होगी। ऐसी बात है ना। तो मीन्स क्या, अट्रैक्टिव फोर्सेस एनर्जी को डिक्रीज कर रही होंगी, इन एटम की एनर्जी डेफिनेटली ना, एटम कोशिश करेंगे कि एटम की एनर्जी कम से कम हो, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस इसकी एनर्जी को वहाँ पर इंक्रीज कर रहे होंगे। क्लियर होगी बात।
इनकी रिपल्सिव फोर्सेस इनकी एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस इनकी एनर्जी को डिक्रीज़ करेंगी। तो ऑब्जर्वेशन से ये बात भी सामने आई है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड होती है बेटा, सिंपल बात करूं, हमारे पास जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल होता है मींस इन दोनों की जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, कहते हैं वो रिपल्शन से ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो बुक वालों ने भी कहा होगा कि जब बात की जाए ना कि इसकी भी एनर्जी बढ़ा रही है, ये एनर्जी कम कर रही है। अब ये जो फिनोमेना, ये जो पोटेंशियल होता है सिंपली, अब ये भी है ना पोटेंशियल, रिपल्शन का पोटेंशियल है दोनों एटम का, एक अट्रैक्शन का पोटेंशियल है। तो कहते हैं ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़, कहते हैं कि ऑलमोस्ट ग्रेटर देन दी रिपल्शन पोटेंशियल। अगर ये ग्रेटर है तो डेफिनेटली फिर दोनों एटम एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, ऐसी बात है ना, करीब आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। और हाइड्रोजन एटम के लिए जस्ट हमारे पास जब इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बेटा 74.5 पिकोमीटर हो जाएगा, इस डिस्टेंस के ऊपर इन दोनों एटम की मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। मतलब अगर इससे और करीब आते हैं तो फिर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, इससे दूर जाते हैं तो फिर भी रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना बेटा 74.5 पिकोमीटर, इस डिस्टेंस के ऊपर दोनों एटम के दरमियान मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी, दोनों एटम की एनर्जी मिनिमम होगी, मतलब बहुत ही कम इनकी एनर्जी होगी। तो हम फिर कहते हैं कि वो जगह, वो पॉइंट जहाँ पर, वो डिस्टेंस जहाँ पर दो एटम के दरमियान एनर्जी मिनिमम हो जाए, अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाए, उस डिस्टेंस को हम लोग बेटा कहते होते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। क्या कहते हैं? बॉन्ड डिस्टेंस। अब इस प्रोसेस में डेफिनेटली जब इनके पास पहले हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, जब करीब आए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए, बॉन्ड वहाँ पे क्रिएट कर लिया, ये जो डिस्टेंस था, अट्रैक्शन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी ना, बॉन्ड डिस्टेंस वहाँ पर, सॉरी, बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो इस प्रोसेस में उन्होंने जो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आए तो उन्होंने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ भी की होगी। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज़ करेंगे, जैसे हाइड्रोजन के केस में आई थिंक सो वो 436.5 जो भी है किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करते होते हैं। इस एनर्जी को जो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है, अब बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें एनर्जी डेफिनेटली रिलीज़ हुई होगी क्योंकि एनर्जी यहाँ से यहाँ कम हुई है ना हमारे पास, पहले रिपल्शन थी देन अट्रैक्शन पैदा हुई है। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई है, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते होते हैं बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। कि मतलब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक बॉन्ड बनने में रिलीज़ होती है फॉर हाइड्रोजन एटम। क्लियर? अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ना है, दोनों एटम को दूर करना है, तो आप इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको दोगे ताकि एटम दूर दूर मूव कर जाए और दूसरे से टूट जाए वहाँ पे। क्लियर होगी बात? अब ये जो 74.5 है या 75.4 पिकोमीटर है, इस डिस्टेंस को बेटा हम लोग कहते होते हैं बॉन्ड डिस्टेंस कहते होते हैं, इसको बॉन्ड लेंथ भी कहते होते हैं, इसको कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते होते हैं। क्यों? मैंने भी बात की ना कि ये वो डिस्टेंस होगा जिस डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और जो उनकी अट्रैक्शन होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो काफ़ी स्टेबल, ये इस डिस्टेंस पर वो काफ़ी स्टेबल होंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब अगर ये तो हमने बात कर ली कि अगर दोनों में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएँ तो फिर हमारे पास वो बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब देखो दोनों मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोजन H2 की फॉर्म है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अब मॉलिक्यूल दोनों एटम